वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं एक फैमिली ड्रामा मूवी जिसका नाम है ओट्टामुरी वेल्लचम। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शादी होने के बाद घर जाने वाली बारातियों की गाड़ी जंगल में खराब हो चुकी है। अब इन्हें बाराती भी क्या कहें, बारातियों के नाम पर सिर्फ घर परिवार के 2 लोग और 2-3 दोस्त रिश्तेदार हैं। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दूल्हा खुद उस गाड़ी को ठीक कर ही देता है और फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब जंगल में होने के कारण ये गाँव जरा ऊंचाई पर बसा हुआ है, यानी कि यहाँ के लोगों ने जंगली जानवरों से बचने के लिए थोड़ी ऊंचाई पर अपने घर बनाए हुए हैं। अब जैसे ये लोग अपने घर के पास पहुंचते हैं तो घर के पास ही मौजूद एक मंदिर में एक नया नवेला जोड़ा अपने आगे की लाइफ यानी कि हैप्पी लाइफ के लिए पूजा कर रहा होता है। और इस जोड़े में पति का नाम है चंदन और पत्नी का नाम है सुधा। पूजा होने के बाद सुधा की सास नई नवेली जोड़ी की नजर उतारकर उनका घर में वेलकम करती है। अब घर के नाम पर तो यहाँ पर सिर्फ घर में 2 ही कमरे हैं और बाकी घर टूटी फूटी हालत में है। पहले तो सुधा को ये सब कुछ देखकर बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो ये सोचती है कि अब जैसा भी हो ये तो अपना ही घर है। अब शादी की पहली रात को चंदन अपनी पत्नी के साथ समय बिताना छोड़कर अपने यार दोस्तों के साथ बाहर शराब पी रहा होता है और अंदर बेचारी वो अपने पति चंदन का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ खिड़की का सिर्फ एक ही दरवाजा मौजूद है, दूसरे दरवाजे का कोई ठिकाना है ही नहीं। और जब सुधा उस खिड़की को बंद करने की कोशिश करती है तो वो खिड़की भी बंद नहीं होती। फिर उसकी नजर उस कमरे में मौजूद एक लाइट पर जाती है जो कुछ समय के बाद अपने आप ही कलर बदल रही होती है, जिस वजह से रात के समय में भी इस कमरे में बहुत उजाला होता है। अब ये लाइट कोई मामूली लाइट नहीं है दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। खैर अपने यार दोस्तों के साथ शराब पीकर मौज मस्ती मस्त करके चंदन जब अपनी पत्नी सुधा के पास कमरे में आता है तो चंदन की हालत को देखकर सुधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब चंदन उसी नशे की हालत में सुधा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन चंदन का इस हालत में होना सुधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और साथ ही खिड़की खुली होने के कारण सुधा को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं कोई हमें देख न ले। इसलिए सुधा चंदन को उसके साथ इंटीमेट नहीं होने देती, जिस वजह से चंदन सुधा से गुस्सा होकर मुंह मोड़कर चला जाता है। अब चंदन को तो इस जगह की आदत होती है, इसलिए उसे तुरंत नींद आ जाती है, लेकिन सुधा जो यहाँ पर नहीं है उसे इस कमरे में नींद आती नहीं। कभी उसे खुली खिड़की की वजह से तकलीफ होती है तो कभी उस लाइट की वजह से, लेकिन आखिरकार सुधा को कुछ समय के बाद नींद आ ही जाती है। अब रात को देर से सोने की वजह से सुधा की आंख सुबह देर से खुलती है, लेकिन सुधा के उठते ही उसकी आंखें चंदन को ही ढूंढ रही होती है। जैसे ही सुधा अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाती है तो उसकी सास समझ जाती है कि सुधा चंदन को ही ढूंढ रही है। तब वो कहती है कि चंदन तो कब का उठ चुका है, जाओ वो बाहर बैठा है। सुधा जैसे ही बाहर जाती है तो आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट देखकर बहुत खुश होती है। वो खुद को बहुत ही लकी समझती है कि वो नेचर के इतने करीब है। तभी उसकी नजर चंदन पर पड़ती है जो कि देसी तरीके से बॉम्ब बना रहा होता है। दरअसल इस तरीके से बॉम्ब बनाना जंगली इलाके में आम बात है, क्योंकि इन बॉम्ब के जरिए ही जंगली इलाके के लोग जंगली जानवरों और सुअरों को भगा दिया करते हैं। अब सुधा चंदन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रात के गुस्से के कारण चंदन सुधा से बात ही नहीं करता, जिससे हमें सब पता चल जाता है कि चंदन अपने आप को ही बहुत 30 मार खान समझ रहा था और साथ ही वो बहुत अकड़ू भी है। अब देखने गलती किसकी और सजा किसको। चंदन एक इलेक्ट्रिक मैकेनिक है जो गाँव के पास ही मौजूद एक इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता है और कमरे में मौजूद वो रंग बिरंगी लाइट भी उसी की बनाई हुई है। चंदन उस लाइट को अपनी एक बहुत बड़ी खोज भी मानता है। अब रात होने पर चंदन फिर से कमरे में आता है और सुधा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा को आज फिर से कमरे में मौजूद उस लाइट और उस खिड़की से बहुत तकलीफ होती है और वो चंदन को इस बारे में कुछ कह पाती उससे पहले चंदन गुस्सा होकर सो जाता है। अब अगले दिन चंदन सुधा से नाराज होने के कारण बिना कुछ खाए पिए दुकान पर काम के लिए निकल जाता है। हालांकि ये बात जब सुधा को पता चलती है तो वो चंदन को खिड़की से रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन चंदन रुकता ही नहीं। सुबह होने के बाद सुधा की सास बगीचे में कुछ काम कर रही होती है, तभी सुधा वहां पर पहुंचती है। फिर वो अपनी सास से उस लाइट के बारे में जिक्र भी करती है कि किस तरह से उस लाइट की वजह से उसको तकलीफ होती है, लेकिन सुधा की सास कहती है कि चंदन तो मेरे इस बारे में कोई भी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो लाइट उसकी बनाई हुई है जिसे वो अपनी एक बहुत बड़ी खोज भी मानता है। अगर मैंने उस लाइट के बारे में उससे कुछ भी कहा तो वो मुझ पर गुस्सा होगा, इसलिए अच्छा तो यह होगा कि उस लाइट के बारे में उससे कोई बात ही ना करो। इसके बाद सुधा अपनी सास से गाँव और आसपास के इलाके के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सुधा की सास बताती है कि जब मेरी नई नवेली शादी हुई थी तो इस गांव में ढेरों सारी फैमिली रहती थी, लगभग 2000 के आसपास, लेकिन अब बहुत से लोग शहर में रहने के लिए चले गए, जिस वजह से अब इस गांव में तकरीबन 100 के आसपास ही घर बचे हुए हैं। अब शादी होने के ही 3-4 दिन के बाद चंदन का बर्ताव सुधा के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए सुधा को खुशी देने वाला सिर्फ एक ही होता है, जो है उसके घर के आसपास का नेचर। इसलिए वो घर के आसपास ही थोड़ा बहुत घूमकर अपने आप को खुश कर लेती थी। अब रात को चंदन जब घर वापस आता है तो वो घर के बाहर अलाव जलाकर खाना खाता है। तभी सुधा उस लाइट के बारे में चंदन से जिक्र करती
करती है। वो कहती है कि ये लाइट मुझे बहुत तकलीफ देती है, लेकिन चंदन सुधा से कहता है कि वो लाइट मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है और कुछ ही दिनों में मैं इस लाइट को एक कंपनी को दिखाने वाला हूँ। सुधा कहती है कि इस तरह की लाइट हमारे गाँव में बहुत आम मानी जाती है, इनका त्योहारों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे गुस्सा होकर चंदन अपने पास मौजूद अलाव के बर्तन को लात मारता है और उस अलाव के अंगारे सुधा के हाथ पर लग जाते हैं और इस वजह से सुधा को काफी चोट भी आती है। अगले दिन हमेशा की तरह चंदन अपनी दुकान पर काम के लिए निकल जाता है और सुधा उसे मनाने के लिए दुकान पर टिफिन लेकर जाती है। रास्ते में सुधा वहाँ के नेचर को भी बहुत इंजॉय करती है और आखिरकार चंदन की दुकान पर पहुंची जाती है। सुधा को दुकान पर टिफिन लेकर आता देख चंदन का मालिक बहुत खुश होता है, लेकिन चंदन सुधा पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके बाद वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। अब रात को चंदन का भाई रमेश जब खाना खाने आता है तभी सुधा अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली जाती है, लेकिन सुधा और चंदन के कमरे में दरवाजा न होने के कारण उसे पर्दा लगाकर ही कपड़े बदलने पड़ते हैं। और जब सुधा पर्दा लगाकर कपड़े बदल ही रही होती है तभी लाइट की वजह से सुधा की परछाई उस पर्दे पर साफ दिखाई देती है और चंदन का भाई अपनी भाभी को बेशर्म तरीके से देखता रहता है, बदतमीज। अब दूसरे दिन सुधा कमरे में खिड़की और दरवाजे के लिए बात करती है तो चंदन कहता है कि हाँ, अब महारानी के लिए इस जंगल में महल बनाता हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हें इस जंगल में देखने वाला कौन है? ये कहकर वो वहां से चला जाता है। चंदन के चले जाने के बाद सुधा अपनी सास की मदद से कुछ कार्डबोर्ड और थैले की मदद से अपने कमरे के लिए खिड़की बनाती है और जब वो उस खिड़की को अपने कमरे पर लगाती है तो उसे इतनी खुशी होती है कि मानो जैसे वो कोई जंग जीत कर आ गई हो। इस पूरे घर में सुधा को समझ लेने वाली सिर्फ उसकी सास ही होती है, बाकी दोनों भाई तो उसे बस मानो खिलौना ही समझ रहे होते हैं। अब रात के बाद जब चंदन अपने घर आता है तो खाना खाते वक्त सुधा की सास चंदन से उस लाइट के बारे में बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारी लाइट की वजह से सुधा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चंदन तो गुस्सा होकर अपने इलेक्ट्रिक शॉप में सोने के लिए चला जाता है। सुबह होने के बाद जब चंदन का मालिक दुकान पर आता है तो वो चंदन का सुधा के प्रति इस तरह के बर्ताव को देखकर चंदन को बहुत डांटता है और दूसरी ओर बेचारी सुधा अपने पति की राह देख रही होती है कि पता नहीं वो कब आएंगे। अपने मालिक के इतने समझाने के बाद भी चंदन के पल्ले कुछ नहीं पड़ता और वो फिर रात को शराब पीकर घर आ जाता है। जब सुधा उससे पूछती है कि आपने शराब क्यों पी तो चंदन इससे भी बहुत गुस्सा होता है और उसे बेवजह मारने लगता है। इस वजह से उसके पैर में भी बहुत चोट आती है और इतने से ही चंदन कहाँ मानने वाला था, वो सुधा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। बेचारी सुधा रात भर बस चिल्लाती रहती है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। रात को मार खाने की वजह से सुबह सुधा की हालत बहुत खराब हो जाती है, इतना कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं होया जाता। और फिर सुधा की सास को सुधा पर बहुत तरस आता है, इसलिए वो उसको एक काढ़ा बनाकर देती है ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे। तभी सुधा के घर के पास ही रहने वाली एक लड़की सुधा से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि मैं आज आपको एक जादू दिखाने वाली हूँ, और पर्दे के पीछे जाकर अपनी गुड़िया को दिखाती है जिससे उसकी गुड़िया की परछाई उस पर्दे पर गिरती है। और इस बात से सुधा समझ जाती है कि रमेश हर रोज उसे कपड़े बदलते हुए जरूर देखता होगा और शायद वो मन ही मन ये भी सोचती है कि पता नहीं मैं यहाँ कहाँ आकर फंस गई हूँ। इसी सिलसिले के साथ अब फिर रात हो जाती है और चंदन फिर से शराब पीकर आता है और अब तो मानो जैसे ये रोज का ही नाटक हो चुका हो, यानी कि रात को शराब पीकर आना, सुधा को मारना पीटना और सुबह फिर काम के लिए चले जाना। लेकिन आज जब चंदन सुधा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तब सुधा चंदन को चाकू दिखाकर कहती है कि मेरे पास मत आना। तभी सुधा की सास बाहर से आवाज देकर पूछती है कि अंदर चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है, जिस वजह से चंदन वहां से चला जाता है। बेचारी सुधा आज तो चंदन के चंगुल से बच गई, लेकिन उसे हर रोज चंदन से कौन बचाएगा। अब अगले दिन मौका देखकर सुधा चंदन से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन चंदन कहता है कि तुम अपने पिता के घर जाओगी? एक बात कान खोलकर सुन लो, अब मरते दम तक यही तुम्हारा घर है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वो शराबी बाप क्या तुम्हारा ख्याल रखेगा भी? चंदन का इस तरह का बर्ताव देखने के बाद तो सुधा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए चंदन के काम पर जाने के बाद वो अपना सामान भर के अपने गांव चली जाती है। लेकिन तभी उसके सामने अचानक से चंदन आ जाता है और सुधा को इस हालत में देखकर उसे लकड़ी से मारने लगता है, फिर जबरदस्ती उसे घर लेके जाता है। घर पर आने के बाद सुधा के जख्मों को देखकर सुधा की सास को उस पर बहुत तरस आता है, इसीलिए वो उसके जख्मों पर दवाई भी लगाती है और उससे कहती है कि यहाँ से भागने की कोशिश करना अभी गलत है, क्योंकि जब मेरी भी नई नवेली शादी हुई थी तब मैं भी ये सब कुछ झेल चुकी हूँ, इसलिए मैंने भी इस घर से भागकर चले जाने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस में कामयाब नहीं रही और अब यही मेरी जिंदगी हो चुकी है। रात को चंदन सुधा के साथ फिर से जबरदस्ती इंटीमेट होता है और सुधा अपनी जिंदगी पर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। सुधा के लिए सब बातें रोज की हो चुकी हैं और वो अपने नसीब को समझकर इसको बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन एक दिन सुधा को चंदन पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो चाकू उठाकर चंदन को मारने की कोशिश करती है। लेकिन सुधा एक अच्छी लड़की है, वो चंदन की तरह नहीं है, इसलिए जब वो चंदन को मारने की कोशिश करती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो चंदन को नहीं मार पाती। अब एक दिन सुधा की सास उसे बताती है कि इन दिनों घर के आसपास बहुत से बिच्छू
निकलते रहते हैं, तुम्हें जरा बचकर रहना होगा। फिर अपनी सास की इन बातों को सुनकर सुधा के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगती है, इसीलिए वो एक बिच्छू को पकड़कर चंदन के पास छोड़ देती है। लेकिन अफसोस चंदन अपने हथौड़े से उस बिच्छू को मौत की नींद सुला देता है और सुधा का यह प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब हमेशा की तरह चंदन रात को अपने दोस्त यारों के साथ शराब पीने के लिए बैठा होता है और दूसरी ओर सुधा अपने कमरे में उस लाइट को बंद करने के लिए एक स्विच ढूंढती है। तभी वहां पर चंदन आकर उसको मारने लगता है और कहता है कि आइंदा अगर इस लाइट को बंद करने के बारे में सोचा भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ऐसे ही दिन बीते जा रहे होते हैं। एक दिन रमेश और सुधा की सास कहीं जा रहे होते हैं और जाते हुए सुधा की सास गैस पर चावल चढ़ाकर गई थी, लेकिन पानी में उबाल आने की वजह से गैस बुझ चुका होता है और जैसे ही सुधा को गैस की बदबू आती है तभी उसके दिमाग में चंदन को मारने का एक मस्त आइडिया आता है। वो गैस को चालू कर कमरे से बाहर निकल जाती है और चंदन को घर में सोया हुआ देखकर वो खिड़की से आग जलाने की कोशिश करती है ताकि गैस सिलेंडर फटे और वो मर जाए। लेकिन तभी चंदन का मालिक उसके घर आकर उसे उठाकर काम पे लेके जाता है। अफसोस यहाँ पर भी उसका प्लान फ्लॉप हो गया। अब कुछ दिनों के बाद चंदन और उसकी पत्नी सुधा चंदन के ताऊजी के घर किसी कार्यक्रम के लिए जाते हैं। अपने ताऊजी के घर पहुंचने के बाद रात को चंदन और उसके कुछ रिश्तेदार छत पर शराब पीते हैं। फिर काफी देर होने के बाद भी चंदन वापस नहीं आता और इस कारण सुधा उसको बुलाने के लिए चली जाती है। तभी चंदन बड़ी बदतमीजी से सुधा से बात करता है और कहता है कि मैं गाना गाऊंगा और तुम नाचो। चंदन का अपनी पत्नी के प्रति इस तरह का बर्ताव देखकर उसके रिश्तेदार चंदन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंदन उन पर उल्टा गुस्सा होकर कहता है कि ये हम दोनों पति पत्नी का मामला है तो तुम इसमें बीच में ना पड़ो। कुछ देर के बाद आखिरकार दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन चंदन इतने ज्यादा नशे में होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता, इसलिए उसका पैर फिसल कर एक नदी में गिर जाता है, जहाँ सुधा चंदन को हाथ देकर नदी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब चंदन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन जब पानी बढ़ने लगता है तब चंदन की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी शर्ट निकालकर सुधा की तरफ फेंकता है ताकि वो उसको बचा सके। लेकिन सुधा नदी के पास खड़े होकर चंदन को मरते हुए देख रही होती है, क्योंकि सुधा को चंदन से छुटकारा पाने के लिए इससे अच्छा मौका उसको नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करती और वो वहीं पानी में उसे मरने देती है। और अब आखिरकार सुधा को चंदन से छुटकारा मिल ही चुका है, इसलिए घर आने के बाद वो उस लाइट को बंद करने के लिए एक स्विच ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से रमेश आकर उससे कहता है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। हर रात तुम्हारी चीखें सुनता हूँ और वैसे भी तुम देखती ऐसी हो कि कोई भी तुम्हें चिल्लाने पर मजबूर करेगा। रमेश की इन बातों को सुनकर सुधा उससे कहती है कि तुम्हारा भाई भी मेरी ही तरह चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की, उसे मरने दिया। ये सुनकर रमेश सुधा को अनाप शनाप बकने लगता है, लेकिन सुधा उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। और फिर सुधा अपने कमरे की लाइट को बंद कर देती है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि 75% औरत वैवाहिक बलात्कार का शिकार होती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।